माता की, बूढ़ा केदार धाम की, घंटाकर्ण देवता की, मां राज राजेश्वरी देवी की, पिलखेश्वर महादेव की। जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल। पिलखी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आज इस शिलान्यास भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर आसीन, जिनका अभी आप लोगों ने बहुत संक्षिप्त सा उद्बोधन सुना, पूरे विश्व के अंदर जिनकी एक अलग पहचान आध्यात्मिक जगत के एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में है। उत्तराखंड सरकार में अनेक विभागों के मंत्री हैं आदरणीय सतपाल महाराज जी, और जिनके प्रयासों से ये आज पिलखी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये भूमि पूजन हुआ है। ऐसे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय, कर्मठ और लगातार इस क्षेत्र के लिए विकास के लिए प्रयत्नशील रहने वाले ऐसे जुझारू विधायक भाई शक्तिलाल शाह जी, भिलंगना ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्री राजीव कंडारी जी, हमारे वरिष्ठ नेता हथकरघा विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री बीरेन्द्र सेमवाल जी, नगर पंचायत घनसाली के अध्यक्ष भाई आनंद सिंह बिष्ट जी, अध्यक्ष नगर पंचायत चमयाला श्री गोविंद सिंह राणा जी, जिला उपाध्यक्ष बासुमती धड़ाता जी, वरिष्ठ नेता तेजराम सेमवाल जी, मंडल अध्यक्ष शौकीन सिंह भंडारी जी, अनूप सिंह बिष्ट जी, चंद्रमोहन नौटियाल जी, कुलदीप रावत जी, कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख श्रीमती कृष्णा गरोला जी, जयवीर मियाँ जी, ओम प्रकाश भुजवान जी, श्रीमती इंदू डंगवाल जी, परमवीर पवार जी, प्रमोद बिष्ट जी, और यहाँ पर आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी जिला पंचायत के सदस्यगण, बीडीसी मेंबर, सभी ग्राम प्रधान और विभिन्न क्षेत्रों से, आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे मित्र, जिलाधिकारी नितिका जी, मुख्य विकास अधिकारी जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आयुष जी और सभी विभागों से आए हुए स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ, अन्य अधिकारीगण, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और इसके साथ ही उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी जी को आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज मैं देख रहा हूं, जब शक्तिलाल जी आए थे मेरे पास तो बोले कि वो छोटा सा कार्यक्रम हो जाएगा, एक आप आ जाइए, और भूमि पूजन जब इसका पैसा आ गया है, स्वीकृति हो गई है, तो भूमि पूजन एक आपके हाथ से हो जाएगा, तो क्षेत्र में सभी को पता लग जाएगा कि ये हॉस्पिटल बनना प्रारंभ हो गया है। तो मैं सोच रहा था आने से पहले कि छोटा सा कह रहे तो 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे या 200-400 लोग होंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग पधारे हैं। सच में मैं आप सबके बीच में आकर, अपने आप को, अपने परिवारजनों के बीच में आकर मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सच में मुझे बहुत अपनेपन की अनुभूति हो रही है, और आप सब लोगों का इसी प्रकार का स्नेह, यही स्नेह है जो मुझे प्रदेश की सेवा में अनवरत रूप से काम करने के लिए निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है। और मैं देखता हूं, वैसे तो इनको समय मिलता तो मुझे लगता है कि इन्होंने लगभग 37 जो है प्रमुख मांगे इस क्षेत्र की यहाँ पर आप सबके सामने पढ़कर मुझे सुनाई। लेकिन ये जब भी देहरादून आते हैं, बस यह है कि समय मेरा कम लेते हैं। इनकी अच्छी बात यह है कि
5-10 मिनट में अपनी बात करके चले जाते हैं, जानते हैं कि और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तब ये क्षेत्र की कोई न कोई विकास से संबंधित समस्या ही लेकर आते हैं या विकास के कामों को लेकर आते हैं और हमेशा उनके लिए चिंतित रहते हैं। और मुझे शक्तिलाल जी ने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी बताया कि यहाँ क्या क्या समस्या है, यहाँ कितनी परेशानियां हैं। तो मुझे जानकर बहुत सच में बहुत पीड़ा हुई कि आज हमारे बहुत दूर दराज के क्षेत्रों के गांवों में, पहाड़ों में हमारी माताओं को, बहनों को सामान्य उपचार के लिए भी, छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, दूर तक जाना पड़ता है। साथ ही उन्हें वहां पर डॉक्टर कम है, आवश्यक दवाएं नहीं है, सुविधाओं का अभाव है, इलाज नहीं मिल पाता है और आपातकालीन सेवा में एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाती, पहुंचने में उसको भी काफी देर लग जाती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने पिलखी स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकृत करने के साथ ही भिलंगना ब्लॉक के घगी गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्माण करने की भी घोषणा की है। मुझे प्रसन्नता है कि आज हम घनसाली भिलंगना क्षेत्र में लगभग 41 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं, जिसमें 8 परियोजनाएं हैं, उनका आज यहां पर हमने लोकार्पण शिलान्यास भी किया है हमारे पंडित जी ने। मैं तो उनसे कह रहा था कि आज मैं तो आ ही रहा था, महाराज जी भी साथ में आ गए, तो मैंने इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा हो गया। तो मैं कहता हूं उनके अन्य कार्यक्रम भी लगे, थोड़ा पंडित जी थोड़ा शॉर्ट में कर दीजिए, जैसे हमने कहा यथाशक्ति कर दीजिए। तो पंडित जी ने बहुत विधि विधान से जो है यहाँ पर इन योजनाओं का शिलान्यास करवा दिया और अच्छा भी है। हम लोग सब सनातन को मानने वाले, भगवान पर आस्था रखने वाले लोग हैं और विधि विधान से पूजा होती है, विधि विधान से संकल्प भी पंडित जी करवाते हैं। और मेरा तो हमेशा ही संकल्प रहता है कि जो भी योजना शुरू हो गई है, जिसका शिलान्यास हो गया है, वो योजना रुकनी नहीं चाहिए, वो योजना पूरी होनी चाहिए भाइयों बहनों। और मुझे पूरा विश्वास है ये सभी काम जो आज यहां पर हो रहे हैं, जिनका शिलान्यास हुआ है, इनके प्रारंभ होने से आसपास के सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं निकट ही उपलब्ध हो पाएंगी, उनको आसानी से समय पर उपचार मिल सकेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारा पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश बहुत ही विषम भौगोलिक परिस्थितियों का है, दुर्गम पहाड़ियों का है और इसकी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से हमने लंबे समय तक संसाधनों की कमी देखी है, उपेक्षा देखी है और लंबे समय तक यहाँ पर उपेक्षाएं रही हैं। यहाँ का जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका अभाव रहा है, चाहे वो सड़क हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, शिक्षा हो, संचार हो। इसके लिए लंबा संघर्ष यहाँ करना पड़ा है। और जब किसी माँ को रात में अंधेरे में बीमार बच्चे को लेकर अपने घर से दूर जाना पड़ता है, पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता है, तो विकास का कमी का दर्द अधिक महसूस होता है और हम उसी पीड़ा को समाप्त करने का आज प्रयास कर रहे हैं। मैंने भी इन सबको बहुत नजदीक से देखा है और मैं जब आ रहा था मैं सोच रहा था कि मैं बहुत बचपन की बात बताऊं आपको, मुझे लगता है कि मेरी उम्र 4 या 5 साल की रही होगी। मेरी मां का मायका लगभग 12 घंटे चलने के बाद पैदल अपने मायके पहुंचती थी। मेरे मामा के घर, मेरे नाना के यहां, और मैं 4 या 5 साल का होऊंगा तो मैं भी मां के पीछे 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 जा रहा था। तो एक जगह पर छोटा सा गधेरा जैसा आया, तो मां ने, चूंकि मां अब 70-72 साल की हैं, तो उस समय उनकी उम्र रही होगी लगभग 20-22 साल, तो उन्होंने कूद मारी, एक पत्थर से दूसरे पत्थर में गई और मैंने भी पीछे पीछे मैंने भी कूद मार दी और मेरे बाल भी थे बड़े से। तो उस समय हमारे यहाँ जो बाल भी जो है काफी दिनों में कटते थे, वो उसके लिए भी एक संस्कार होता था बड़ा,
तो मैंने जैसे कूद मारी तो माँ तो आगे निकल गई और मैं पत्थर में गिर गया। मेरा सर जो है बिल्कुल पत्थर में लग गया और बिल्कुल वो खून निकलने लगा मेरे सर से, और मैं थोड़ा रोया होऊंगा, जो भी हुआ होगा, लेकिन पता नहीं वहीं पर एक देवी का थान था, शिव जी का मंदिर था। थोड़ा खून निकला मेरा और मुझे ध्यान नहीं है। फिर मेरी माँ ने अपनी धोती फाड़ी और धोती से ही मेरा सर बांध दिया। मेरा निशान आज तक भी है मेरे सर में। तो मुझे नहीं पता कि उसके बाद कोई दवाई भी नहीं ली मैंने, कोई वो भी नहीं ली। इस प्रकार की परेशानियां हमारे यहाँ शुरू से रही हैं। ये हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा है। मैं तो इन सबको देखते हुए जीवन आगे बढ़ा है, और इसलिए मुझे लगता है कि जब ये सब काम हो जाएंगे, जल्दी पूरे हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से जिसके लिए आपके विधायक शक्तिलाल जी प्रयास कर रहे हैं, ये काम पूरे होंगे तो ये सब परेशानियां कम होंगी, आप लोगों की समस्याओं में कमी आएगी, और ये जल्दी ही होगा। क्योंकि हम लोग जो भूमि पूजन करते हैं उसका लोकार्पण भी भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से अवश्य करते हैं। भाइयों बहनों, आप सभी को याद होगा जब योजनाएं बनती तो थी, पहले घोषणाएं होती तो थी, लेकिन योजनाएं बीच में ही रुक जाती थी, घोषणाएं पूरी नहीं होती थी, शिलान्यास हो जाते थे, लेकिन उन योजनाओं का कभी लोकार्पण नहीं होता था, और विकास केवल फाइलों में घूमता रहता था। और कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व प्रधानमंत्री स्वयं उन्होंने एक बार स्वीकार किया, वो कहते थे कि हम जब दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे ही रह जाता है। परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये कल्चर बदल गया, और अगर अब 1 रुपया भेजा जाता है तो 1 रुपया डीबीटी के माध्यम से सीधे उस खाते में पहुंचता है जो उसका हकदार होता है। और आज मैं आपके इस कार्यक्रम में आने से पहले, इससे पहले मैं नयार महोत्सव में गया था पौड़ी जनपद में, उससे पहले देहरादून में एक कार्यक्रम में था। नंदा गौरा योजना जो हमने प्रारंभ करी थी 2017 में, 11,000 रुपये बेटी के पैदा होते हुए, और जब उसकी परीक्षा 12वीं तक की पूरी हो जाती है, पढ़ाई उच्च शिक्षा के लिए जाती है, तो 51,000 रुपये उसको प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं। आज 1,142 करोड़ रुपया मैं आज उन बेटियों के खातों में हस्तांतरित करने के बाद यहां आया हूं। भाइयों बहनों, ये कल्चर आज डबल इंजन की सरकार की ताकत है। प्रत्येक योजना का लाभ सीधे पहाड़ के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक पहुंच रहा है, जिसको आवश्यकता है उस तक पहुंच रहा है। चिकित्सा केंद्र की उच्चीकरण की बात ले लीजिए, इसके उच्चीकरण के बाद अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब और अन्य सुविधाएं मिलने लगेंगी। साथ ही आप लोगों का समय भी बचेगा, धन भी बचेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी गंभीर स्थिति में जीवन भी बचेगा। भाइयों बहनों, ये इसके फायदे होंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शक्तिलाल जी ने इतना प्रयास किया है आप सबके कहने कर, आपकी जरूरतों के लिए। ये काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, बहुत पहले इन सब पर काम हो जाना चाहिए था, और बरसों तक पहाड़ों से लेकर शहरों तक इलाज के लिए भटकना हमारी नीति थी। भाइयों बहनों, ये संसाधनों की कमी नहीं थी, पहले भी ये सब काम हो सकते थे, लेकिन उस समय में इच्छा शक्ति की कमियां होती थी, लोग करना नहीं चाहते थे। परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देश के अंदर चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हों, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, या समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति तक सरकार को पहुंचना हो, सहायताएं पहुंचनी हो, सब पहुंच रही हैं। और स्वास्थ्य सेवाएं पहले से अधिक आज शुरू किया जा रहा है। एम्स जैसे अस्पताल बन रहे हैं हमारे राज्य में। यही ऋषिकेश में आप देखिए, एम्स का कुशल संचालन हो रहा है। हजारों लोग रोज एम्स में आ रहे हैं, रोज ओपीडी हो रही है। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी लेकर आए। भाइयों बहनों, जो आज दुनिया की, मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली योजना है,
और सीधे सीधे 5 लाख रुपए के एक साल में इलाज की गारंटी है। आप सोचिए, पहले गरीब लोगों को कितना भटकना पड़ता था, कितना जाना पड़ता था। आज आसानी से सभी को अच्छा इलाज मिल रहा है और कई विकसित देश भी आज अपनी जनता को इतनी व्यापक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं जितना आज हमारा देश दे रहा है। और पहले के समय में गरीब व्यक्ति बीमार हो जाता था तो वो कर्जा लेता था, जेवर गिरवी रख देता था, और आज वही आयुष्मान कार्ड लेकर आसानी से चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, उनमें अपना निःशुल्क इलाज करा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य को सुविधा नहीं बल्कि इसको जन जन का अधिकार बनाया है। भाइयों बहनों, जिन लोगों ने ये सोचने का विषय, ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, मैं आप सबको देख रहा हूं, इतने सारे लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, तो मन में विचार आया कि जिन्होंने दशकों तक, 5 दशकों तक, लगातार 6 दशकों तक, 60 वर्षों तक इस देश के अंदर शासन किया, उनके नेता कभी गरीबों की पीड़ा समझ नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने गरीब की दवा से अधिक हमेशा अपनी कुर्सी की चिंता थी। उन्हें अस्पतालों में भर्ती आमजन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उनको अपने परिवारवाद की फिक्र थी। और आज भी उन्हें देश की जगह अपने युवराज की अधिक फिक्र है, युवराज की ज्यादा चिंता करते हैं। अभी आपने देखा होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था, और ऐसा मंच जिस मंच पर भारत पूरे दुनिया के अंदर अपनी गौरव गाथा लिख रहा है कि भारत आज साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में किस प्रकार से नए नए आविष्कार कर रहा है, किस प्रकार पूरी दुनिया को आज एक दिशा देने का काम एआई के क्षेत्र में भारत कर रहा है। और पूरे विश्व के प्रतिनिधि वहां आए हुए हैं, जहां से भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, भारत की पहचान बढ़ रही है कि भारत दुनिया के किसी भी टेक्नोलॉजी वाले देशों से पीछे नहीं है, बल्कि भारत आज दुनिया का पहले नंबर का देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे मंच पर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके नेता एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किस प्रकार का अशोभनीय प्रदर्शन करते हैं, देश की जनता ने देखा, दुनिया के लोगों ने देखा। भाइयों, ये लोकतंत्र में सबको विरोध का अधिकार है, लेकिन क्या देश की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने का, उसके सम्मान, उनके लिए कुछ नहीं है। देश की गरिमा कुछ नहीं है, देश के लोग कुछ नहीं है। भाइयों बहनों, इसी कारण से इनकी राजनीति भ्रम और आरोप पर आधारित है, लेकिन हमारी राजनीति, हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी प्रेरणा से सेवा और परिणामों पर आधारित है। हम जो काम करते हैं उसके परिणाम आते हैं, क्योंकि हम संकल्प लेकर काम करते हैं। ये सवाल खड़े करते हैं हर विषय पर, हम कोई काम करते हैं तो सवाल खड़े करने लगते हैं। भाइयों बहनों, ये सवाल खड़े करते हैं और हम अस्पताल खड़े करते हैं। भाइयों बहनों, ये बयान देते हैं, हम आधारशिला रखते हैं, हम शिलान्यास करते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि संकल्प जनहित का हो तो हम कभी पीछे नहीं हटते। बीते वर्षों में उत्तराखंड ने वो कर दिखाया है जो केवल कल्पना समझा जाता था, चाहे वो आर्थिक प्रगति की बात हो। अभी कल ही भारत सरकार ने हमको अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए 350 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। एसडीजी इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में 23-24 के इंडेक्स में हम पूरे देश में पहले स्थान पर आए हैं। जब हम सतत विकास के लक्ष्यों की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, एक पैरामीटर्स नहीं होता है। कई पैरामीटर्स पर काम करते करते उत्तराखंड आज हिंदुस्तान के नंबर 1 के प्रदेशों में हमारी गिनती होने लगी है। आप देखिए, अभी निर्यात सूचकांक तैयार होता है देश का, आने वाले समय में तैयारी सूचकांक, उसमें हमारा पहला नंबर आता है। कृषि के क्षेत्र में हमारा पहला नंबर आता है। श्रेणी सी के देशों में हम खनन में अच्छा काम करने में हमको भारत सरकार से 2 बार 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में हम अच्छा काम कर रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में हम अच्छा काम कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। स्टार्टअप के क्षेत्र में हमारे नौजवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
भाइयों बहनों, आज होम स्टे के क्षेत्र में हम अच्छा काम कर रहे हैं। आज एक से अनेक क्षेत्र है जिसमें हम भारतवर्ष में हमको एक उदाहरण के रूप में लिया जा रहा है। नए नए कानून बनाने हो, नए कानून बनाने में समान नागरिक संहिता का कानून बनाना हो तो हम भारतवर्ष के पहले राज्य के रूप में देश की आजादी के बाद हमारा पहला राज्य गौरव हमको प्राप्त हो जाता है जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून लागू हो गया। भाइयों बहनों, नकल का कानून बनाना हो, मेरे नौजवान भाई यहां से बड़े नारे लगा रहे थे अभी युवा लोग। हमने 28,000 लोगों को पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरी मिली है भाइयों बहनों, और एक भी मामले में नकल का मामला कहीं सामने नहीं आया है। एक भी मामले में नकल का मामला नहीं आया है। और अगले 1 साल के अंदर हमने लक्ष्य लिया है कि 10 से 12,000 हमारे नौजवान भाई बहनों को पारदर्शिता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर, योग्यता और क्षमता के आधार पर नौकरी मिलेगी। आज भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम हैं। आज उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग राज्य गठन से लेकर अब तक 26 गुना बढ़ गया है। हमारा बजट 1 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुका है। बिजली का उत्पादन हमारा 4 गुना बढ़ गया है। जिन पहाड़ों में कभी पलायन की पीड़ा सुनाई देती थी, वहीं आज रिवर्स पलायन हो रहा है। पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 44% युवा बड़े शहरों को छोड़कर फिर से अपने पैतृक गांवों को, उत्तराखंड को लौट रहे हैं। यह आंकड़ा नहीं है, बल्कि सरकार पर लोगों का भरोसा है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हम यहां की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी मूल पहचान है, उसकी रक्षा के लिए भी हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमने स्पष्ट किया है, जब मुझे लोग कहते हैं, कई बार आपने देखा होगा, वो कोई अमेरिका की कोई कंपनी है, वो जो है कोई सर्वे करती है, कहती है कि हेट स्पीच देने में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम पूरे देश में पहले नंबर पर आ गया। मैंने कहा भाई, मैं तो कभी किसी से हेट करता ही नहीं हूं, तो मैं हेट स्पीच क्यों दूंगा? मैं महाराज जी क्यों हेट स्पीच दूंगा? मैं तो कभी किसी को हम तो ऐसे राज्य में रहते हैं जहां सबका एक दूसरे से प्रेम है, सब एक दूसरे से बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, यहां अतिथि देवो भाव की परंपरा तो चलेगी, लेकिन देवभूमि की शांति से, यहां की संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों के लिए देवभूमि में कोई स्थान नहीं है भाइयों बहनों। और इसी संकल्प के साथ हमने चाहे धर्मांतरण रोकने का कानून हो, दंगा रोकने का कानून हो, हमने ये लागू किया है। हमने लैंड माफिया और संगठित अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की है और 12,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को हमने अवैध रूप से कब्जा करने वालों से इसको मुक्त कराने का काम किया है। ऑपरेशन कालनेमी चलाकर छद्म देशधारियों को झूठ और भ्रम के, उनके पाखंड को फैलाने वालों पर हमने निर्णायक कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, जब हम इतने निर्णायक कदम उठा रहे हैं, लगातार कदम उठा रहे हैं, और हमने कहा हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, एक पल का भी हम विलंब करने वाले भी नहीं हैं। जो राज्य के हित में जरूरी फैसले होंगे, जो हमने अभी तक लिए हैं, हम निरंतर उसको लेते रहेंगे। जब हम ये करते हैं तो कुछ लोगों को असुविधा होने लगती है, उनको परेशानी होने लगती है, और होनी भी चाहिए। ऐसे लोगों के पेट में दर्द होना भी स्वाभाविक है, जिनकी राजनीति वर्षों से केवल टाल मटोल की रही है, पारिवारिक हितों को साधे तक सीमित रही है। अब उन्हें जब ये व्यवस्था हो रही है, 28,000 नौकरियां मिल रही हैं, नए नए कानून बन रहे हैं, उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, सरकार जन जन के द्वार पहुंच रही है। आपने देखा होगा 17 दिसंबर से शुरू होकर हमारा लगातार 2 महीने तक अभियान चला है, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम, हर एक व्यक्ति को योजना पहुंचाने के लिए, हर एक व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए। तो इनको दिक्कत हो रही है, तो आप लोग बताइए ना, दिक्कत होगी ना इनको? अरे इनको दिक्कत होगी ना, जब इतने काम कर रहे हैं तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया जी भाइयों बहनों, जिनकी कार्यशैली घोषणाओं तक सीमित रही, उन्हें परिणाम आधारित शासन रास नहीं आता, उन्हें कभी यूसीसी से आपत्ति होती है, कभी उन्हें कानून व्यवस्था की शक्ति से परेशानी होती है। इसलिए ऐसे लोग राज्य में समय समय पर तरह तरह के भ्रम फैलाने का काम करते हैं। लेकिन हमने संकल्प लिया है कि जो भी निर्णय होगा वो जनहित में होगा। हम ऐसे निर्णय लेते समय किसी से डरने वाले नहीं हैं। भाइयों बहनों, आज देवभूमि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है।
मैं जरूर आपके सामने कहना चाहता हूं, यह आवाज आपकी उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिनके कानों तक पहुंचनी चाहिए, जिन्होंने हमेशा जो है पाखंड की राजनीति की है, जिन्होंने हमेशा अफवाहों का दौर चलाया है, संदेह का काम किया है। क्या देवभूमि की शांति, मर्यादा और संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, क्या हमारी माताओं बहनों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यह आप सब लोगों की बात से मैं एक बात का अंदाजा लगा सकता हूं कि अब प्रदेश में ये विकास की यात्रा रुकने वाली नहीं है और ये हमारा विकल्प यही संकल्प है भाइयों बहनों, और ये निरंतर चलता रहेगा। बहुत सारी बातें विधायक जी ने बोली है यहां पर। इन्होंने लगभग ये 38-37 एक ज्ञापन सभी प्रतिनिधियों का इसमें दिया है। इसमें कंडारी जी का भी है, बिष्ट जी का भी है, गोविंद जी का भी है, अन्य सिमौल जी का भी है, और आप लोगों ने भी जो दिया है इन्होंने सबने इसको सम्मिलित कर दिया है। मैं तो इसको दोहराता नहीं हूं, मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूं, अपने साथ लेकर जा रहा हूं, और इसका परीक्षण करवाने के बाद निश्चित रूप से इनको आगे की योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा। और इसके साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखीवा बेलेश्वर में से एक जगह जहां पर भी ठीक बैठेगा, हम आने वाले समय में एक उप चिकित्सालय भी यहां पर बनेगा, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को होली की रंगों का त्योहार होली आ रहा है। मैं आप सभी को होली की अग्रिम बधाई देता हूं, और इतनी बड़ी संख्या में यहां हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारने पर हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का।